हम हर 5 साल में सरकारें बदलते हैं। हम रैलियों में चिल्लाते हैं, हम सोशल मीडिया पर अपनी उंगलियां घिसते हैं, ये सोचकर कि कोई एक नया चेहरा आएगा और इस जादुई ज़मीन की तकदीर बदल देगा। लेकिन हकीकत ये है कि चेहरा बदल जाता है, पर कुर्सी का चरित्र नहीं बदलता। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या हमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि भ्रष्टाचार आखिर पैदा कहाँ से होता है? क्या ये किसी एक पार्टी की देन है? क्या ये आधुनिक भारत की कोई नई बीमारी है? नहीं, ये कोई आधुनिक बीमारी नहीं है। ये एक दीर्घकालिक बीमारी है, क्रॉनिक कंडीशन है। एक ऐसा पुराना मर्ज जो 2000 साल से भी ज्यादा समय से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। ये मर्ज हमें विरोध तो करवाता है, लेकिन विरोध के बाद जब सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर वही भ्रष्टाचार का विरोधी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। ये जो नेता, अधिकारी, पुलिस, व्यापारी, ठेकेदार इत्यादि लोग, ये क्या दूसरे देश या दुनिया से आए हुए लोग हैं? ये हमारे बीच के ही लोग हैं। और हम फिर सोचते हैं कि ये लोग ऐसे क्यों हैं? वो हमारा ही प्रतिबिंब है, सत्ता पाने के पहले और बाद का अंतर। और आज की तारीख में तो हमने भ्रष्टाचार को अपने जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा मान लिया है। हमें अब इसे जुर्म मानते ही नहीं है। लेकिन आज हम इस भ्रम के पर्दे को हटाएंगे। आज हम इतिहास की उन अंधेरी गलियों में उतरेंगे जहां इस दीमक ने पहली बार अपनी जड़ें जमाई थी। जब भी हम भ्रष्टाचार या करप्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मंत्री पैसा खा गए, बड़े कारोबारी ने घोटाला करके विदेश भाग गया, करोड़ों रुपए का गबन कर लिया सरकार। अधिकारी, व्यापारी और ठेकेदार ने मिलकर सरकारी दफ्तर में बाबू को दी जाने वाली 500 रुपए की घूस। हमें लगता है कि ये सब कुछ 1947 के बाद शुरू हुआ। हमें लगता है कि अगर हम अपनी राजनीति को साफ कर दें तो देश रातों रात महाशक्ति बन जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी नासमझी है। ये सतह है, ये सिर्फ वो लहरें हैं जो ऊपर दिखाई दे रही हैं। असली समंदर नीचे गहरा और शांत है। जरा सोचिए, हम करप्शन को सिर्फ एक नैतिक असफलता, मॉरल फेलियर यानी नैतिक गिरावट की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि वो इंसान बुरा है इसलिए उसने रिश्वत ली। लेकिन मनोविज्ञान क्या कहता है? प्रोपेगेंडा और सिस्टम मिलकर इंसान की सोच को इस कदर कंडीशन कर देते हैं कि उसे गलत भी सही लगने लगता है। और इसी का फायदा उठाकर हर जमाने के हुक्मरानों ने भ्रष्टाचार को मिटाने के बजाय उसे कंट्रोल करने का एक जरिया बना लिया। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमें हमारी ही सोच का गुलाम बना दिया जा रहा है। हम हमारी ही इच्छाओं, आकांक्षाओं के गुलाम होते जा रहे हैं और इसी की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचारी बने जा रहे हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब मन में रजोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति बहुत सक्रिय और महत्वाकांक्षी हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही अंदर से शांति खत्म हो जाती है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 12। आइए चलते हैं आज से 2400 साल पीछे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4th सेंचुरी BCE, मौर्य साम्राज्य का दौर। उस समय भारत के सबसे महान राजनीतिक विचारक आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा था, अर्थशास्त्र। ये कोई धार्मिक किताब नहीं थी, ये स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कैसे चलाया जाता है उसका एक क्रूर और व्यवहारिक दस्तावेज था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस प्राचीन काल में भी कौटिल्य को अच्छी तरह पता था कि इंसान का चरित्र सत्ता पाते ही कैसे बदलता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सरकारी अफसरों द्वारा गबन और भ्रष्टाचार के 1 या 2 नहीं, पूरे 40 अलग अलग तरीके दर्ज किए हैं। 40 तरीके। राजस्व की हेराफेरी से लेकर नाप तौल में गड़बड़ी, खातों का फर्जीवाड़ा और व्यापारियों से जबरन वसूली। कौटिल्य इंसानी फितरत के मामले में किसी भ्रम में नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी बात लिखी थी जो आज के हर सरकारी दफ्तर की कड़वी सच्चाई है। उन्होंने लिखा था, जिस तरह जीभ की नोक पर रखे हुए शहद या जहर को चखने से बचना असंभव है, ठीक उसी तरह किसी सरकारी मुलाजिम के लिए राजा के राजस्व का थोड़ा सा हिस्सा भी खाए बिना रहना असंभव है। इंसान की फितरत ही है भ्रष्टाचार, मोरालिटी। हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और नियम, कानून हमें याद दिलाते हैं यदि हम कभी भूल जाएं। और उस जमाने में भी कौटिल्य जानते थे कि जब अफसरशाही के हाथों में असीमित अधिकार आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार केवल एक चॉइस नहीं रहता, वह एक व्यवस्था बन जाता है। कौटिल्य ने इसके समाधान भी बताए। इंटरनल ऑडिट, अफसरों की लगातार बदली और यहाँ तक कि बड़े घोटालों के लिए मौत की सजा। लेकिन सवाल ये है, अगर मौर्य काल में भी ये सब था तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार किसी एक राजा या किसी एक कालखंड की पैदाइश नहीं है। ये सत्ता के केंद्रीकरण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की स्वाभाविक सह उत्पाद, बाय प्रोडक्ट है। जब जब जनता और सत्ता के बीच में एक बिचौलिया बैठेगा तब तब भ्रष्टाचार का जन्म होगा। क्या आप जानते हैं, भ्रष्टाचार जितना आधुनिक दिखता है उतना ही प्राचीन भी है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, प्रारंभिक वैदिक काल, कबायली प्रमुखों द्वारा पक्षपात, कर एवं उपहारों का दुरुपयोग और कुछ पुरोहितों द्वारा अत्यधिक दक्षिणा की मांग। 1000 से 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल, कर वसूली में घोटाले, न्याय में रिश्वत और भूमि आवंटन में भाई भतीजावाद। 600 से 321 ईसा पूर्व, महाजनपद काल, राजस्व गबन, सीमा शुल्क में रिश्वत, न्यायिक भ्रष्टाचार और सेना में फर्जी सैनिकों के नाम पर वेतन घोटाले। 321 से 185 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के लगभग 40 तरीकों का उल्लेख किया। फर्जी लेखा जोखा, वेतन घोटाले, कर चोरी, खरीद घोटाले और रिश्वतखोरी। 320 से 550 ईस्वी, गुप्त साम्राज्य। करों में हेर फेर, भ्रष्ट भूमि अनुदान, न्यायिक रिश्वतखोरी और स्थानीय अधिकारियों द्वारा राजस्व की हेराफेरी। 600 से 1200 ईस्वी, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत।
कर ठेकेदारी में शोषण, अवैध कर वसूली, बेगार, मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग और सरकारी पदों का निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल। युग बदलते गए, लेकिन भ्रष्टाचार केवल अपना रूप बदलता रहा। समय बदला, साम्राज्य बदले, लेकिन खेल नहीं बदला। मध्यकाल आया, दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य का दौर। इस दौर में भ्रष्टाचार ने अपना रूप बदला और व्यक्तिगत लालच से ऊपर उठकर एक सोशल व्यवस्था, समाज का स्ट्रक्चरल फीचर बन गया। यानी अब ये सिस्टम का हिस्सा था, कोई छुपी हुई चोरी नहीं। मुगल काल में एक व्यवस्था थी, जागीरदारी सिस्टम। सरदारों और रईसों को सैन्य सेवा के बदले जमीन के बड़े बड़े टुकड़े यानी जागीरें दे दी जाती थी। अब जरा इन बिचौलियों की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को समझिए। उन्हें पता था कि ये जमीन उनकी परमानेंट जागीर नहीं है, बादशाह उन्हें कभी भी बदल सकता है। नतीजा क्या हुआ? हर जागीरदार ने अपने कार्यकाल में किसानों और व्यापारियों को आखिरी कतरे तक निचोड़ना शुरू कर दिया। मैक्सिमम सरप्लस एक्सट्रैक्शन। मुगल प्रशासन के दौर में बख्शीश शब्द सरकारी और सामाजिक व्यवहार में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। आज जिसे हम स्पीड मनी या सुविधा शुल्क कहते हैं, वह मुगल प्रशासन में इतना नॉर्मल हो चुका था कि किसी भी अफसर से कोई काम करवाना हो, जमीन का ट्रांसफर हो या अदालत में पेशी हो, बिना बख्शीश के पत्ता भी नहीं हिलता था। दूरी। केंद्र से दूरी जितनी ज्यादा होगी, जवाबदेही उतनी ही कम होगी। जब दिल्ली में बैठा बादशाह कमजोर हुआ तो प्रांतीय गवर्नरों की जेबें और बड़ी होती गईं। क्या हम आज भी यही नहीं देखते? दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से दूर बैठे छोटे अधिकारियों के पास आज भी वही असीमित, अनियंत्रित अधिकार है। इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा है, हमने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं है। लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब भारत की धरती पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा। अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार को मिटाया? नहीं, उन्होंने इसका संस्थागीकरण कर दिया। उन्होंने इसे एक कानूनी जामा पहना दिया। जरा इस विरोधाभास को देखिए। जिस रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, जब वो वापस इंग्लैंड लौटा तो उस पर खुद ब्रिटिश संसद में करप्शन के गंभीर आरोप लगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर 7 साल तक महाभियोग चला। सोचिए, जिस साम्राज्य की बुनियाद ही ऐसे लोगों ने रखी हो जो यहाँ की संपदा को लूट कर अपनी जेबें भर रहे थे, उनका बनाया हुआ सिस्टम कैसा होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज में कुछ सुधार जरूर किए, लेकिन वो सुधार केवल उच्च स्तर के गोरे अफसरों के लिए थे। निचले स्तर पर जहां आम हिंदुस्तानी का सामना प्रशासन से होता था, वहां दमन और उगाही का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया गया जिसका मकसद सेवा करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजस्व निचोड़ना और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना था। और इसी दौर में पैदा हुआ वो सबसे बड़ा हथियार जो आज भी आजाद भारत की सरकारों का सबसे पसंदीदा खिलौना है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। इस कानून ने सरकार के हर काम के पीछे गोपनीयता का एक ऐसा पर्दा डाल दिया कि कोई नागरिक सवाल ही न पूछ सके। जनता को अंधेरे में रखना ही इस सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी थी। अकादमिक रिसर्च बताती है कि जिन इलाकों में ब्रिटिश शासन का सीधा और लंबा कंट्रोल था, वहां आजादी के बाद भी पेटी करप्शन यानी छोटा भ्रष्टाचार ज्यादा पाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे समाज की अपनी जो पारंपरिक जवाबदेही की व्यवस्था थी, उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। 1947 आया, देश आजाद हुआ, तिरंगा लहराया, लोगों की आंखों में आंसू थे, दिलों में उम्मीदें थी। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त 1947 की रात को सिर्फ सत्ता बदली थी, व्यवस्था नहीं। हमने वही औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचा, वही कानून, वही ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और वही अफसरशाही विरासत में ले ली। और फिर शुरुआत हुई स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नीतिगत ब्लंडर की, द लाइसेंस राज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आपको दर्जनों विभागों से लाइसेंस चाहिए, स्टैंप चाहिए, दस्तखत चाहिए। ये अपने आप में सुनने में बहुत सही कदम लगता है, मगर ये तभी हो सकता है जब इस कानून को सही तरीके से लागू किया जाए। लेकिन अगर साइन करने वाला बाबू या मंत्री ही भ्रष्टाचारी हो और उसके हाथ में एक कागज पर दस्तखत करने की असीमित शक्ति होगी, तो वहां क्या होगा? वहां बाजार नहीं चलेगा, वहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बाजार चलेगा। नेताओं को चुनाव के लिए पैसा चाहिए था, बिजनेसमैन को धंधा चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए था और ब्यूरोक्रेट्स को मलाईदार पोस्टिंग चाहिए थी। ये एक ऐसा नापाक नेक्सस बना जो समय के साथ और मजबूत होता गया। हमने बहुत सारे ऐसे घोटाले देखे हैं जहां ये पता चलता है कि अब भ्रष्टाचार केवल नीचे के स्तर पर नहीं है, वो सत्ता के शीर्ष शिखर तक पहुंच चुका था। 1991 में आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन आया। लगा कि लाइसेंस राज खत्म हो गया तो करप्शन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, दीमक ने अपना भोजन बदल लिया। अब लाइसेंस के बजाय बड़े बड़े रिसोर्सेज की बंदरबांट। करप्शन का स्केल इतना बड़ा हो गया कि आम इंसान की कल्पना से बाहर चला गया। पर आज का सबसे बड़ा और कड़वा सच क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में आज भी हम बहुत पीछे हैं। 91 नंबर में है 180 देशों के बीच में। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये एजेंसीज हर दिन हेडलाइंस बनाती हैं। रोज किसी न किसी अफसर या नेता के घर से नोटों के पहाड़ निकलते हैं। हम टीवी पर देखते हैं, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या राजनीति की नहीं है, समस्या हमारी सामूहिक सोच की भी है। जो युवा या युवती लाखों या करोड़ों का घूस देके अधिकारी या कोई पद पर जा रहा है, या फिर परीक्षा के पहले गलत तरीके से हासिल किया हुआ प्रश्न पत्र देखकर जा रहे हैं, या फिर नकल करके परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो फिर वो व्यक्ति उस पद में बैठने के बाद ईमानदार कैसा होगा? या फिर उससे कैसे उम्मीद की जाए कि वो कोई घोटाला नहीं करेंगे जो घोटाला करके उस पद में आए हैं? मंत्री जो पूंजीपति के पैसे से सत्ता में आया है, वो कैसे उस पूंजीपति के प्रति वफादार ना हो? वो मंत्री कैसे जनता के लिए काम करेगा? क्योंकि वो तो पूंजीपति द्वारा बंधा है। और वही पूंजीपति जब संचार माध्यम और समाज माध्यम का जरिया बन जाए, मीडिया हाउस के रूप में, वो कैसे आपके मुद्दे उठाएगी? क्योंकि वो तो अभी मंत्री और सत्ता के प्रति समर्पित है। जब तक हम नहीं बदलेंगे, ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी और आम गरीब मरता रहेगा।
हमने भ्रष्टाचार को एक मॉरल चॉइस या नैतिक जिम्मेदारी के बजाय एक सोशल नेसेसिटी यानी सामाजिक जरूरत मान लिया है। हम खुद ट्रैफिक पुलिस वाले को 100 रुपए देकर छूटना चाहते हैं। हम खुद अपने काम जल्दी करवाने के लिए जुगाड़ ढूंढते हैं। हम एक ऐसे समाज में बदल चुके हैं जो करप्शन से नफरत तो करता है, लेकिन अगर खुद को मौका मिले तो उसे स्मार्टनेस का नाम दे देता है। जब समाज सवाल पूछना बंद कर देता है, तब सिर्फ सत्ता नहीं बदलती, पूरा भविष्य बदल जाता है। राजनीतिक ब्रांडिंग के इस दौर में हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे का जो परसेप्शन का खेल है वो हमें और अंधा बना रहा है। तो आखिर रास्ता क्या है? क्या हम हमेशा इस दीमक के साथ जीने के लिए अभिशप्त हैं? जब तक हम एक गहरा आत्ममंथन नहीं करते, एक गहरा आत्मचिंतन नहीं करते, जब तक हम व्यवस्था की इस ऐतिहासिक बीमारी को गहराई से नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे, तब तक चेहरे बदलते रहेंगे, पर यह दीमक हमारी रगों को ऐसे ही चूसता रहेगा। चुनाव आने वाले होंगे या चले गए होंगे, नैरेटिव रोज बदले जाएंगे, लेकिन अगली बार जब आप किसी सरकारी दफ्तर के बाहर खड़े हों या टीवी पर किसी नए घोटाले की खबर देखें, तो खुद से पूछेगा, क्या हम सचमुच आज़ाद हैं या सिर्फ हमें स्वतंत्र होने का एक खूबसूरत भ्रम दिया गया है? फैसला आपका है, क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। जब तक देश का नागरिक अपनी इच्छाओं से बंधा और उसके तले डरता रहेगा, तब तक देश का नागरिक सिस्टम से भी डरना बंद नहीं करेगा, और तब तक सिस्टम देश को लूटना बंद नहीं करेगा। पहले खुद को बदलो, फिर सिस्टम भी बदलेगा।